फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम एक टेक्निक है टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू फोर्सेस, यानी कि आप कह सकते हैं लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग एफबीडी ड्रॉ करते हैं। बेसिकली एफबीडी जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें सबसे पहले स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है और उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं उसे हम एरो की हेल्प से दिखा देते हैं, उसके ऊपर एरो लगा देते हैं और वैल्यू मेंशन कर देते हैं कि दिस मच ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, बट बच्चों एफबीडी करने से पहले मैं आपको सबसे पहले फोर्सेस के बारे में बता देता हूं कि कितने तरह के फोर्सेस इस चैप्टर में जनरली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे फोर्स का वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तब एक्शन में आता है जब भी आपको ऐसा लगे किसी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन आप अर्थ सरफेस पे रह के या किसी प्लेनेट के सरफेस पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ग्रेविटेशनल पुल वाली जो फोर्स है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जनरली इसको एक एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब जैसे मैं लिख रहा हूं कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स दिस इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको आप सिस्टम बोलते हो। ठीक है ना, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, हम इसका हमेशा क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड लेंगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मास पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप एफजी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसके मैग्नीट्यूड को। बट जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा कि इस फोर्स को, इस मैग्नीट्यूड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एरो की हेल्प से दिखाना है। अब वो डायरेक्शन क्या होगा? देखिए, डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इट इज ऑलवेज perpendicular to the horizontal surface। horizontal surface के perpendicular होता है एक। ठीक है ना, perpendicular to the horizontal surface। secondly it is always towards the center of दी प्लैनेट, और जनरली हमारे लिए ये क्या है? अर्थ की बात करें। ठीक है ना, तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है इसे हमेशा हम लोग क्या करेंगे, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप अर्थ पे हैं तो इसे 9.8 और अप्रॉक्सीमेटली 10 यूज कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन किसी और प्लैनेट पे, मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसे मेंशन है कि ऑब्जेक्ट किसी और प्लैनेट पे है, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे। ठीक है ना, एक चीज तो हमने क्या देखा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, एंड इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, है ना। तो मोस्टली हम जो क्वेश्चन करेंगे वो अर्थ के केस में करेंगे। तो अब देखिए, इस फोर्स को अगर मैं किसी सिचुएशन में, किसी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? एक सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक है। मान लीजिए इसका मास m kg है। ठीक है ना, m kg है। तो अब देखिए, यहां से मैं एफबीडी भी ड्रॉ करना आपको सिखा रहा हूं। तो एफबीडी में जनरली करते क्या है, पहले तो आपको डिसाइड करना होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो दिस ब्लॉक इज आवर सिस्टम, क्योंकि हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस देख रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग पर्टिकुलरली सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे देखेंगे।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करने के लिए पहले आप देखिए कि ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ऊपर या नीचे। बट हमें पता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट यहाँ पे खड़े होकर सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये अर्थ का जो सेंटर होगा वो इसके पैरों के नीचे होगा, ठीक है ना। ये इसका जो बॉडी होगा, अगर आप इसके बॉडी के अलोंग लाइन डालेंगे तो ये सेंटर ऑफ दी, ये टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी अर्थ जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक को आप पॉइंट साइज कंसिडर करेंगे, आप इसके साइज को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एबीडी का एक रूल है कि आप बॉडी आप चाहे किसी भी साइज का हो, किसी भी डायमेंशन का हो, आप उसे एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। क्या बोला बच्चों मैंने कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। तो इसी तरह से हमने ब्लॉक को, इस पूरे ब्लॉक को आप इस डॉट से एक तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके भी नीचे क्या होगा, इसके नीचे जो अर्थ का सेंटर है वो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसके नीचे होगा। तो इसीलिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल पुल इज ऑलवेज, पहली चीज परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड सेकेंडली इट इज टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ, और सेंटर ऑफ द अर्थ इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसके फोर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लेट्स से g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं m टाइम्स g। तो दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो ये हमारा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स लगाने का तरीका है। इसको एक और सिचुएशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक अगेन एक ब्लॉक रखा है और ब्लॉक का मास 2 kg है, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मेंशन है ना, AG भी बोल सकते हैं या सिंपली G भी बोल सकते हैं। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगेन हमारा जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल है ना, मेक श्योर कि ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है क्योंकि हम इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ही क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है कि अगर हम कोई चीज़ ऐसे रखते हैं तो अर्थ नीचे की तरफ है, अर्थ का सेंटर, तो हमें यहाँ इसके सेंटर पे, क्योंकि पूरे ब्लॉक को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हुए इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देंगे, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स 9.8 है ना, जो कि क्या हो गया 19.6 न्यूटन। यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन हमने एरो की हेल्प से दिखा दिया है, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ना रख के एक इंक्लाइन सरफेस पे रखा हो, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ठीक है, और हमारा जो ब्लॉक है वो एक स्पेसिफिक मास का, मान लीजिए ये है हमारा 5 kg का ब्लॉक है, ब्लॉक का मास 5 kg है, और ये एंगल कुछ भी हो सकता है, लेट्स से थीटा एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाना है, तो क्या करेंगे बच्चों, आपको इस इंक्लाइन सरफेस को नहीं देखना, जस्ट इग्नोर इट, आपको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में सोचना है। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एंड इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस ब्लॉक को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बना लिया और इसके ऊपर हमने एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है। इसका मास क्या है 5 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और जनरली केसेस में क्या होता है, इसे रफली 10 ले लेते हैं, तो ये 50 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे एंड परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट फोर्स की बात कर लेते हैं,
ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट फोर्स है हमारा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन फोर्स जनरली तब एक्शन में आता है या हम तब कंसिडर करते हैं इस फोर्स को जब कोई ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन के अंदर एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, रोप, केबल या फिर वायर, अगर ये चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं तो चांसेस है कि वहाँ पे टेंशन फोर्स हमें लगाना पड़े। बट टेंशन फोर्स के लिए हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जो वायर है या जो केबल आप यूज़ कर रहे हो या क्वेश्चन में जो केबल या वायर यूज़ हो रहा है या स्ट्रिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ जो खींचने के काम है ना, पुल करने के काम है। और दूसरी चीज़ कि वो स्ट्रेच्ड होनी चाहिए। आप फोर्स लगा के उसमें आप उसको एलोंगेट करने की कोशिश करो, आप उसे स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके अंदर एक फोर्स आ जाता है, उसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स। बेसिकली हम अपने फोर्स को केबल के थ्रू या एक वायर के थ्रू ट्रांसमिट कराते हैं। सपोज करो कि एक चेयर है जो मुझसे दूर रखी हो, ठीक है ना। मान लीजिए इस डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक आप पत्थर ले लो, ठीक है। इसे मैं चाहता हूँ कि मेरा हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, सपोज मैं इससे दूर हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसे अपनी तरफ पुल करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसे रोप की हेल्प से, है ना, रोप की हेल्प से इसे अपनी तरफ खींचूँगा। जब मैं खींचूँगा तो बेसिकली मैं अपना फोर्स, है ना, इस पे लगा रहा हूँ रोप पे, और रोप उससे क्या होगा, स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही रोप स्ट्रेच हो जाएगा तो मेरा अप्लाइड फोर्स इस पे ट्रांसमिट होगा इसके थ्रू, है ना। तो फोर्स यहाँ से ट्रैवल करता हुआ इस पत्थर पे, इस स्टोन पे या जो भी एक ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऊपर अप्लाई होने लग जाएगा। तो मेरा फोर्स एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई होने लग जाएगा। लेकिन ये किसकी हेल्प से हुई बच्चों? ये हुआ है हमारे ये केबल की हेल्प से, यानी कि वायर की हेल्प से, ठीक है ना। तो कभी भी कोई वायर के अंदर फोर्स दिखाना हो तो उसे हम लोग टी से दिखाते हैं, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, राइट। तो टेंशन फोर्स लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। पहली चीज तो स्ट्रिंग या केबल या रोप जिसके हेल्प से हम चीज़ों को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं वो स्ट्रेच्ड होना चाहिए, स्ट्रेच स्टेट में होना चाहिए। अगर उसमें स्लैगिंग है तो उसके अंदर टेंशन नहीं होगी। तो टेंशन फोर्स इज ऑलवेज इन स्ट्रेच्ड, है ना। कोई एक बिल्कुल टाइट स्ट्रिंग है तो इसी के अंदर टेंशन फोर्स होगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि टेंशन फोर्स होगा। लेकिन अगर वायर में स्लैगिंग आ गई, ठीक है ना, अगर ऐसे स्लैग्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें टेंशन 0 है। तो ऐसे केसेस में टेंशन 0 होगा, और जब वो टाइट होगा, स्ट्रेच होगा, तो उसके अंदर टेंशन नॉन 0 होगा, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं कि टेंशन लेते समय, टेंशन फोर्स को इंडिकेट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए टेंशन फोर्स, तो आप ये तो समझ गए कि टेंशन फोर्स कब लेना है ना, कब हमें टेंशन फोर्स के बारे में सोचना है, ये तो आपको समझ आ गया। अब टेंशन फोर्स का जो डायरेक्शन है ये डिसाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पहली बात तो टेंशन फोर्स is always along the string, है ना। स्ट्रिंग, रोप या केबल, कुछ भी आप जिसकी हेल्प से आप इसे किसी चीज़ को पुल करना चाहते हैं, उस केस में जो टेंशन फोर्स होगा हमेशा along the string होगा। मान लीजिए कि आपका स्ट्रिंग इस स्टेट में है, ऐसे है, तो टेंशन फोर्स इसी के डायरेक्शन में होगा, है ना, इसी के डायरेक्शन में along दी, ये नहीं कि टेंशन का फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं होगा। ये अगर आपका स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये पार्ट, तो टेंशन फोर्स इस तरफ नहीं लगा सकते। टेंशन फोर्स हमेशा along दी रोप होगा, है ना, along दी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। नंबर 1, ठीक है, कि हम कभी भी स्ट्रिंग के along ही टेंशन फोर्स लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक स्ट्रिंग के अंदर 2 डायरेक्शन पॉसिबल है ना। एक तो जैसे मान लीजिए ए है,
ये पॉइंट बी है, एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है, तो टेंशन का डायरेक्शन ए टू बी होगा या टेंशन का डायरेक्शन बी टू ए होगा। ठीक है, ये कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों कि किस डायरेक्शन में हमारा टेंशन फोर्स होगा, ये या फिर ये डायरेक्शन। देखिए, टेंशन फोर्स एक स्ट्रिंग के अंदर बाई डायरेक्शनल होते हैं, दो डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, बट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो डायरेक्शन एक ही होगा, है ना, यूनिडायरेक्शनल होगा। किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए एक धागा या एक स्ट्रिंग हमेशा एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। वो डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, विच ऑब्जेक्ट इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए कि दो बच्चे, दो स्टूडेंट्स एक दूसरे को पुल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की हेल्प से एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहां पे स्ट्रिंग आ गया और स्ट्रिंग है और वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो एलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ये एलोंगेट होगा तो ये टाइट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और जब ये स्ट्रेच होगा तो इसके अंदर टेंशन फोर्स आ जाएगा। तो जब ये टेंशन फोर्स इसमें आएगा तो अब देखिए, ये पर्सन, ये बॉय, सपोज 1, ये बॉय 2 है। ठीक है ना, दो लड़के हैं और दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। अब सवाल है कि भाई टेंशन फोर्स कैसे डिसाइड करें। तो टेंशन फोर्स डिसाइड करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन क्या है, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर या किस पर्सन के ऊपर आप फोर्स दिखाना चाह रहे हो, टेंशन फोर्स दिखाना चाह रहे हो। बिना इसके आप टेंशन फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, और टेक्निकली ठीक भी नहीं है। ठीक है ना, तो सपोज करिए कि मैं इस बॉय के बारे में, बॉय 1 को ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन मान रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसको मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं। जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी साइज के ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट साइज से रिप्लेस कर देते हैं, है ना, लेकिन मास, कंप्लीट मास लेते हैं उसका। ठीक है, तो जैसे ये बॉय है तो मैं यहाँ पे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉय 1, तो हमें मेंशन करना चाहिए कि हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, यानी कि किस ऑब्जेक्ट को अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। तो बॉय 1 इज आर अंडर ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे बच्चों मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक ही फोर्स दिखाऊंगा, टेंशन फोर्स। लेकिन जनरली FBD में, जनरली क्या, हमेशा FBD में सारे पॉसिबल फोर्सेस दिखाने होते हैं। तो मैं एक एक करके, क्योंकि मैं यहाँ पे टेंशन, आपको टेंशन फोर्स लेना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ टेंशन ले रहा हूँ। पिछले केस में मैंने आपको सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लेना सिखाया था, तो वहाँ पे बाकी फोर्सेस को इग्नोर करके सिर्फ मैंने ग्रेविटेशन फोर्स दिखाया था लगाकर। तो यहाँ पे बॉय 1 के लिए जो टेंशन फोर्स होगा, तो क्योंकि आप एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, टेंशन फोर्स इज पुलिंग फोर्स। अगर आपको ये सेंटेंस याद रहेगा तो आप हमेशा टेंशन करेक्ट डायरेक्शन में लोगे। ठीक है ना, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, ये हमेशा पुल करता है, और जो पुलिंग फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर जाता है। तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है ना, इस तरफ अगर मैं इतने पार्ट को देखूं तो स्ट्रिंग मेरे राइट साइड में है। ठीक है ना, तो ये इसको क्या करेगा, इसको पुल करेगा। ठीक है ना, तो ये टेंशन T, जो टेंशन फोर्स है T, वो बॉय 1 के लिए राइट साइड में होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पुलिंग फोर्स है एंड इट इज ऑलवेज अवे एंड along the string। ठीक है, दो चीजें याद रखनी मुझे, एक तो ऑलवेज अवे, ऑब्जेक्ट से दूर, एंड along the string, स्ट्रिंग के साथ, है ना, स्ट्रिंग के along टेंशन फोर्स लग रहा होता है। तो देखिए, बॉय 1 के लिए टेंशन फोर्स राइट डायरेक्शन में है। अगर मैं FBD इसका ड्रॉ करूं, सेकेंड बॉय का, है ना, FBD ऑफ बॉय 2, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बॉय को मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से, और
इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स है, इसका जो स्ट्रिंग है वो लेफ्ट साइड में है। अगर आप इसको ऐसे देखें तो स्ट्रिंग बॉय एंड देन लेफ्ट में स्ट्रिंग है। तो मैंने लेफ्ट में स्ट्रिंग का एक टुकड़ा दिखाया, एक पार्ट दिखाया, छोटा सा पार्ट दिखाया जो लेंस के अंदर आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो इसमें जो टेंशन का डायरेक्शन होगा, क्योंकि पुलिंग फोर्स एंड अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये टेंशन फोर्स क्या होगा हमारा, अवे, एंड इसकी वैल्यू इसके फोर्स को टी से दिखाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा स्ट्रिंग आपके पास हो तो सब में टेंशन फोर्स को अलग अलग तरीके से डिनोट करेंगे। किसी को T1 और दूसरे स्ट्रिंग में T2, फिर तीसरे अगर और भी स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है तो T3, अलग अलग। लेकिन एज लॉन्ग एज सिंगल स्ट्रिंग इज देयर तो पूरे स्ट्रिंग में एक ही टेंशन फोर्स होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। दो डायरेक्शन बदल सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, बट जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना टेंशन के बारे में कि एक धागे में हमेशा सेम वैल्यू रहती है टेंशन की, ये तभी पॉसिबल है जब धागा या स्ट्रिंग, केबल, जो भी आप या रोप ले रहे हो वो मासलेस होना चाहिए, है ना। उसमें मेंशन होता है कि क्वेश्चन के अंदर कि जो स्ट्रिंग हम ले रहे हैं वो मासलेस है, तो उस केस में आप टेंशन थ्रू आउट सेम लोगे। तो देखा बच्चे आपने कि टेंशन का डायरेक्शन अलोंग द रोप तो होती है, बट उसका जो डायरेक्शन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि विच ऑब्जेक्ट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, राइट। लेकिन ऑलवेज अवे अलोंग द स्ट्रिंग, ऑलवेज अवे अलोंग द स्ट्रिंग, ये फ्रेज आप याद रखना, ठीक है ना। और एक और भी तरीका है जो काफ़ी सिंपल लग सकता है आपको, कि आप क्या करो, कभी भी जैसे किसी रोप में आप टेंशन देखना चाहते हो तो आप क्या करो कि मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर दो, मिडिल ऑफ द वायर पे, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में, अगर इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाओगे तो टेंशन फोर्स टूवर्ड्स दिस मार्क आएगा। अगर इसके राइट साइड में रखते हो तो भी टूवर्ड्स दिस मार्क, तो हमेशा इस मार्क की तरफ टेंशन फोर्स होगी, ठीक है। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द मार्क मार्क्ड एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग, ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा, टेंशन फोर्स कब यूज होता है, जब टाइट स्ट्रिंग, रोप, केबल, वायर, ऐसी चीजें यूज हो रही हो और उसके थ्रू हम अपना फोर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि जब हम केबल या वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर हमारा फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स ट्रांसमिट होता है। तो जो ट्रांसमिटेड स्टेट है फोर्स का, उसे हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सिचुएशन लेता हूं जिसमें हम लोग दोनों फोर्सेस यूज करेंगे, टेंशन फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। हमने दो फोर्सेस डिस्कस करें, दोनों फोर्सेस एक एफबीडी में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए बच्चों कि रूफ के साथ या सीलिंग के साथ एक ब्लॉक को हमने हैंग कर दिया, ठीक है ना। इस एक ब्लॉक को इस रूफ के साथ हैंग कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ केबल, एक केबल की मदद से हमने इस ब्लॉक को यहां पे हैंग कर दिया। मान लीजिए इस ब्लॉक का मास 8 kg है, ठीक है। तो और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ओके, अब आपको पूछा जाता है कि ड्रॉ एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करिए, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको स्टार्टिंग में आप इनिशियली क्या करना कि ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में, उसको आप ऐसे सर्कल कर लेना है ना, सिस्टम बाउंड्री बना लेना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, ऑफ मास 8 kg,
8 kg वाले ब्लॉक की एफबीडी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एजेंट यानी इसके सराउंडिंग डिसाइड करो, क्योंकि फोर्सेस हमेशा कहाँ से आते हैं, सराउंडिंग से। तो एक तो ग्रेविटेशनल पुल हमेशा इस पे काम करेगा। ग्रेविटेशनल पुल एक फील्ड फोर्स है जो कि अगर अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है ऑब्जेक्ट तब भी वो पुल करता है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग सराउंडिंग कंसिडर करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, तो उसको एक एक करके हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर दिखाएंगे। तो ब्लॉक को सबसे पहले हमने क्या कर लिया, डॉट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और साथ में मेंशन कर देते हैं कितने केजी का है, 8 केजी का ये ब्लॉक है, ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल पुल ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द फुट ऑफ द ऑब्जर्वर। आप जैसे ऑब्जर्व करो तो आपका पैर किधर है ना, आप जब सरफेस पे खड़े होगे तो उसके पैरों की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसका हमें एक फोर्स दिखाना है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको क्या हम लिखेंगे, मास इंटू जी। ग्रेविटेशन पुल क्या दिखाएंगे बच्चों, कितनी वैल्यू लगाएंगे इसमें, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास है 8 एंड जी मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 80 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। ओके, ये मैंने एरो की हेल्प से डायरेक्शन इंडिकेट कर दिया, ये वैल्यू लिख दी यहाँ पे। एंड सेकेंड फोर्स है बच्चों कि इसके ऊपर, क्योंकि धागा है इस क्वेश्चन के अंदर, और धागा, ये जो ब्लॉक है धागे को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर स्ट्रेच हो रहा है, तो इसमें फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसमें एक टेंशन फोर्स डेवलप हो गया है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और जो टेंशन फोर्स होता है वो हमेशा अलोंग द रोप, आप जानते हो। तो अलोंग द रोप, एंड देखो अलोंग द रोप ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हम किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से दूर, इस ऑब्जेक्ट से दूर थ्रू स्ट्रिंग, तो इस ऑब्जेक्ट से दूर जाना है और स्ट्रिंग को यूज करते हुए जाना, तो आप किधर जाओगे, इस तरफ, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें जो टेंशन फोर्स है ना, वो ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसे कैसे डिनोट करेंगे, टी से, ठीक है, क्योंकि टेंशन फोर्स का कोई एसच फॉर्मूला नहीं होता, ये सिर्फ ये एक तरह से सेकेंडरी फोर्स है जो किसी नोन फोर्स को अप्लाई करने से इसमें डेवलप होता है, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो टेंशन फोर्स हैज नो फॉर्मूला। आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, टेंशन वाले फोर्स के साथ एक पॉइंट लिख सकते हो, टेंशन फोर्स डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक फॉर्मूला। इसको कैलकुलेट करने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। यहां पे टेंशन हम लोग आगे मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन कर रहे होंगे। फिलहाल हमें क्या करना था, हम लोग इस स्टेज पे हैं जहां पे हम लोग सिर्फ एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें फोर्सेस दिखा रहे हैं। तो अभी मैं टेंशन फोर्स कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो बस हमने देख लिया कि टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा और ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इस चीज को, है ना, ये जो तरीका है फोर्सेस को दिखाने का एरो की हेल्प से, है ना, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, एफबीडी, ठीक है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए कुछ और एक और केस ले लेते हैं और देखते हैं सारे फोर्सेस अप्लाई करके, ठीक है ना, हम लोग उसका एफबीडी बनाएंगे। मान लीजिए बच्चों एक अगेन एक इंक्लाइन सरफेस लिया मैंने, ठीक है ना। ये हमारा ग्राउंड है, ये इंक्लाइन सरफेस है, ये एंगल थीटा है, और एक ब्लॉक को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, और इसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग की हेल्प से इसको कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसका एफबीडी बनाना है। इसका मास m ले लेते हैं, m kg। तो बच्चों इसमें
सारे फोर्सेस दिखाइए, सॉरी सारे नहीं, अभी क्योंकि हमने सिर्फ टेंशन फोर्स डिस्कस किया और ग्रेविटेशन, तो हम लोग सिर्फ 2 फोर्सेस यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग है, इसलिए हम लोग इसमें टेंशन फोर्स विच इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ये ब्लॉक हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो इससे अवे जाते हुए यूजिंग रोप को यूज करके उससे ब्लॉक अंडर ऑब्जर्वेशन या फिर ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन से दूर जाना है यूजिंग द रोप, वो हमारा टेंशन का डायरेक्शन देगा। तो ये हो गया हमारा टेंशन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट अब ग्रेविटेशनल पुल भी लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को, ब्लॉक को पॉइंट साइज कंसिडर करते हुए ये हमारा है हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हमारा फोर्स हो गया जिसको बोलेंगे mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस पे बच्चों 2 फोर्स लग रहा है, एक इस तरफ और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्सेस दिखा दिए, जबकि और भी फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, बट हमने अभी 2 ही डिस्कस करे हैं, तो इसलिए हमने 2 फोर्सेस यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अगर एक क्वेश्चन में 2 टुकड़े, धागे के 2 अलग अलग टुकड़े हों, तो टेंशन फोर्स अलग अलग हमें यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को, इसका मास है m1, इस ब्लॉक को हमने कनेक्ट करा है ब्लॉक 2 से, ठीक है, इसका मास से m2 है, और एक और ब्लॉक है जिसका मास है m3, और इन तीनों ब्लॉक को, जो कनेक्टेड ब्लॉक को हमने एक फोर्स अप्लाई करके खींचा है। चलिए इसको भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है ना, ये भी एक अच्छा सिचुएशन है। स्ट्रिंग की हेल्प से कोई इसे पुल कर रहा है, इससे एक पर्सन है जो इसे पुल कर रहा है अपनी तरफ, है ना, F फोर्स लगाकर। तो यहाँ पे देखिए एक तो स्ट्रिंग ये रहा, है ना, एक स्ट्रिंग 1, यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज हो रहा है स्ट्रिंग 2, और एक यहाँ पे स्ट्रिंग यूज हो रहा है स्ट्रिंग 3, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें अगर m1 ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक जिसका मास m1 है, इसके ऊपर देखें तो 2 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अगर इसको आप थोड़ा सा सर्कल कर लो ताकि ये बाउंड्री बन जाए, तो देखिए इसके अंदर 2 पार्ट हैं स्ट्रिंग के, एक इस तरफ है, एक दूसरी तरफ है, और इन दोनों स्ट्रिंग आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये 2 सेपरेट स्ट्रिंग माने जाएंगे, और जब सेपरेट स्ट्रिंग होंगे तो उसमें टेंशन फोर्स भी डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो इसके फोर्स को आप T1 से दिखाओगे, इसका मैं FBD ड्रॉ कर देता हूँ, FBD ऑफ M1, है ना, M1 मास वाले ब्लॉक के FBD ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारा ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि एक स्ट्रिंग इधर है, तो स्ट्रिंग की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट से दूर जाने का डायरेक्शन ये हुआ, तो इसको हम लोग T1 से मेंशन करेंगे, क्योंकि प्रोबब्ली इसके अंदर का जो टेंशन होगा वो डिफरेंट होगा। और फिर इस तरफ जो इसके राइट साइड में है, तो स्ट्रिंग को यूज करके, राइट साइड वाले स्ट्रिंग को यूज करके अगर आप ऑब्जेक्ट से दूर जाना चाहते हो तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, तो ये टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में है। बट यहाँ पे हमें T2 इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, एक को T1, दूसरे को T2, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों, जैसे अगर मान लो इसमें हमने T1 एंड T2 दिखाया, ठीक है, तो अगर मैं FBD ऑफ M2 बनाऊं तो क्या होगा, देखिए इसको अगर सिस्टम बाउंड्रीज में ड्रॉ कर लूं तो इसमें देखिए एक स्ट्रिंग ये जो इसके साथ कनेक्टेड था, और एक जो M3 के साथ कनेक्टेड है, तो 2 स्ट्रिंग इसके अंदर भी है ना, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से दूर जाना है
इस स्ट्रिंग को यूज करके तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, और इस ऑब्जेक्ट से दूर जाना है यूजिंग दिस स्ट्रिंग तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा एक ही स्ट्रिंग का पार्ट है, इसलिए इसमें टेंशन सेम रहेगा। तो हमने पहले कितना यूज किया था इसके अंदर, ये T2, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी क्या होगा, T2 होगा। तो जब भी एक ही टुकड़े की बात करें, एक ही पीस ऑफ स्ट्रिंग की बात करेंगे तो टेंशन सेम होगा, ठीक है ना। तो इसमें इसलिए इसके लेफ्ट साइड में T2 था, तो इसके इस तरफ भी राइट पार्ट में भी, स्ट्रिंग के राइट पार्ट में भी T2 हमें लिखना होगा। और इसमें एक न्यू टेंशन दैट इज T3, इसमें T3 मेंशन कर देंगे। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं M3 का एबिलिटी ड्रॉ करूं तो क्या लिखूंगा, ये हमारा M3 हो गया। इसमें अगर आप सिस्टम बाउंड्री ड्रॉ करोगे ना तो आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग नजर आएगा, तो आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में एक स्ट्रिंग दिखाना है। एंड यूजिंग दिस स्ट्रिंग अगर आप इस ऑब्जेक्ट से दूर जाना चाहते हो तो यही एक पॉसिबल डायरेक्शन है। तो यहां पे जो वैल्यू होगी क्या लिखेंगे आप, T1, T2 या T3। एक बारी वीडियो पॉज करके आप गेस करो क्या होना चाहिए। गुड, आपने सही सोचा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है M3 के जो लेफ्ट का पार्ट है स्ट्रिंग का, वो M2 के राइट के पार्ट के साथ कॉमन है। मतलब इसी टुकड़े के मतलब इसी स्ट्रिंग के दो पार्ट हैं, ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। ये लेफ्ट पार्ट है ना, और ये राइट पार्ट, तो दोनों में टेंशन सेम होगी, इसलिए इसको मैं T3 लिखूंगा, ठीक है ना। इसके अंदर टेंशन क्या होगा, T3 होगा। अब एक चीज बच्चों यहां पे देख लेते हैं, ये जो T1 फोर्स होगा वो क्या होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे जो पर्सन है उसने F फोर्स लगाया है, तो अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स किसी स्ट्रिंग को पकड़ के, एक हिस्से को पकड़ के आप सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो, तो जो फोर्स आप लगा रहे हो ना वही उसके अंदर टेंशन होगा। हमेशा याद रखना बच्चों, एक पर्सन अगर किसी भी स्ट्रिंग को पकड़ के, किसी भी स्ट्रिंग के एक एंड को पकड़ के अगर वो उसे पुल करता है और वो फोर्स F अप्लाई करता है, तो वही फोर्स उसके थ्रू ट्रांसमिट होगी। तो इसका अप्लाइड फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू दिस स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो जो T1 ट्रांसमिटेड फोर्स है ना, जो ट्रांसमिटेड फोर्स है वो एक्चुअली इक्वल टू, है ना, ट्रांसमिटेड फोर्स is equal to, transmitted force means tension force, is equal to force applied directly to string। आप स्ट्रिंग के ऊपर या रोप के ऊपर जो फोर्स डायरेक्टली अप्लाई करेंगे ना, वही उसके अंदर ट्रांसमिट होगा टेंशन के फॉर्म में। तो टेंशन फोर्स इज फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सिचुएशन याद रखना है, आप एक वायर को, मासलेस वायर को या मासलेस केबल या स्ट्रिंग को आप फोर्स अप्लाई करके अपनी तरफ पुल कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा केस हो गया जहां पे हमने क्या किया, डिफरेंट पीसेस ऑफ स्ट्रिंग कनेक्टेड हो किसी क्वेश्चन के अंदर सिस्टम में, तो हम टेंशन फोर्स डिफरेंट वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं पहले से कि सब में वैल्यू टेंशन फोर्स की अलग होगी, ठीक है बच्चों। ओके गाइज, आई होप जितना पार्ट मैंने इस वीडियो में कराया वो आपको समझ आ गया होगा, और आगे के फोर्सेस, जो बाकी के फोर्सेस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके।